सम्मानित मंच और दोस्तों, आप सबको जय रविदास जय जी। अच्छा लग रहा है कि एक साथ गुरु रविदास जी हैं और बाबा साहब हैं, क्योंकि एक ट्रेंड मैंने देखा है कि जितने हमारे महापुरुष हैं सब आमने सामने खड़े लड़कों भिड़ा। उस लिहाज से ये अच्छा कदम है। और बाबा साहब की तीन हैं, बुद्ध, कबीर और फूले, लेकिन अपनी किताब गोवर्धन शुद्रास उन्होंने संत गुरु रविदास और संत शोभा मेला को समर्पित किया। देख लीजिएगा पहले पढ़ने पे। तो इसलिए एक साजिश है और सब जानते हैं कि किसकी साजिश है और कौन एक दूसरे को गिराने की कोशिश की। उस दिशा में ये एक बेहतरीन कदम है और इसकी सराहना की जानी चाहिए। इस सभा में आज रविवार है और जैसा कि जानते हैं हम लोग कोई छुट्टी नहीं, छुट्टी वाले दिन भी कहीं ना कहीं प्रोग्राम होता है, ऑनलाइन होता है, कभी टीवी से बाहर। सभा में मैं देख रहा हूं कि एक माता जी है महिला में इधर बैठी हुई और ज्यादातर रिटायर्ड लोग हैं, 50 के ऊपर मैक्सिमम लोग हैं। इसमें युवा गाय और महिलाएं नहीं, आप सब आसपास के ही रहने वाले होंगे। अगर महिलाएं आपके दो महत्वपूर्ण जो वाहक सामाजिक परिवर्तन, और इसमें इस सभा में नहीं, मैं जहां भी जाता हूं आमतौर पर मैं ये साइलेंस, ये एब्सेंस मैं देखता हूं। तो जिसको ट्रेंड होना है, एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। पुरुष प्रधान समाज देश है, हम लोग भी पुरुष प्रधान ही हैं। अपने घर में बेटियों को, महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं, इससे साबित होता है, जिसके लिए बाबा साहब लगातार लड़े थे। आखिर आजकल मैं दलितों से बोलता हूँ, दलित मतलब सब मिला 15-16% जो पॉपुलेशन है उसके बात करता हूँ। बहुत लोग हमसे नाराज हैं, कोई बात नहीं, नाराज मुझे भी अपनी बात रखने का, समझने का, लिखने का अधिकार है। तो पहली बार मैं त्रिवार्षिक अखिल भारतीय चमार महासंघ जनजातीय सभा में आया और मैं बात तो पूरे समाज के लिए बोलूँ। और ये सवाल डॉक्टर अंबेडकर के सामने भी, जब उन्होंने धर्मांतरण की घोषणा की यमुना में, तो धर्मांतरण की घोषणा के बाद उन्होंने बॉम्बे में एक महान परिषद का आयोजन किया और उसमें उन्होंने खुद सवाल उठाया कि महापरिषद क्यों? अगर उनके पहले जो दस्तावेज हैं, साउथ पोल कमेटी के सामने जो दस्तावेज उन्होंने पेश किए, चाहे साइमन कमीशन हो, चाहे गोलमेज सम्मेलन हो, चाहे कोई भी उनका, तो पूरे अस्पृश्य समाज की बात कर रहे थे, पूरे समाज। लेकिन यहाँ उन्होंने सवाल उठाया कि सिर्फ जातीय सभा क्यों? उसका जवाब उन्होंने खुद दिया कि पहला कारण है कि इस परिषद में किसी तरह की मांग हमें नहीं रखनी है, न सरकार से और न हिंदुओं से। हिंदू मतलब अपर कास्ट हिंदू से, उसे कोई मांग नहीं रखनी। अपनी जिंदगी का क्या करना है, अपने जीवन को कैसे रूपरेखा बनानी है, कैसे देनी है, केवल यही सवाल परिषद के सामने हुए। दूसरा सवाल था धर्मांतरण। तो उन्होंने कहा कि पहले अपने ही समाज में बात करूं तो तैयार है कि धर्मांतरण के लिए उन्होंने घोषणा कर दी थी, लेकिन उस समय तक यह तय नहीं किया था कि कौन से धर्म में जाएंगे। वो सभी धर्मों का विशद अध्ययन कर रहे थे, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, सिखिज्म हो, और 40 मिनट 40 के बाद वो बुद्धिज्म की ओर बढ़ते हैं और पूरे धर्मांतरण में 21 वर्ष का समय। तो उनका ये कहना था कि हम देखना चाहते हैं अपने ही समाज में
कि ये अभी मानसिक रूप से तैयार है कि नहीं। और ये बात सभी जाति के लोग अपने अपने समाज में जाकर बात करें और एक सहमति बने, तो हम लोग सबको मदद करने के लिए तैयार सब, क्योंकि यहाँ पर आरक्षण का प्रावधान है तो ये जाति के लिए नहीं, वो पूरे समुदाय के लिए, इसलिए जो भी बात होगी पूरे समुदाय के लिए। दूसरी बात, जाति है तो जाति सभाएं बनेगी ही बनेगी और उसमें कोई अचरज की बात नहीं। लेकिन आखिर क्यों? हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है एजेंडे का सवाल। एजेंडे, आखिर एक तरह का प्रस्ताव यहां पास हो और सभी जातीय समुदाय संगठन उसी तरह के प्रस्ताव को पारित करे और एक साझा कार्यक्रम विकसित करे, तब उसका मतलब है। और नहीं तो जातीय मुठभेड़ करने के लिए अगर जातीय संगठन है तो इसका मतलब है कि जो संत रविदास और बाबा साहब को काम करके गए तो उसका उलट काम हम कर रहे हैं। दोनों बढ़िया, दोनों महापुरुषों, उनका क्या लक्ष्य था, मिशन स्टेटमेंट क्या था? वो जातियों का विनाश, यही था ना, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जातियों का उन्मूलन। अभी 25 तारीख आ रहा है, मनुष्य शक्ति ग्रहण दिवस। आजकल तो कुछ करने पे FIR हो जाता है, तुरंत रजिस्ट्री हो जाता है। लेकिन लिटरेचर को कैसे आप खत्म कर देंगे? लिटरेचर तो रहेगा, वही भारत सरकार बाबा साहब की राइटिंग स्पीचेस छापती। तो मेरे कहने का मतलब है, देखिए मैं रियलिस्टिक नहीं है, मैं आजकल बहुजन और सर्वजन कुछ नहीं बोलता हूँ, दलित पे बात करता हूँ। जिसको अच्छा लगे ले लो, नहीं अच्छा लगे छोड़ो। कि आखिर हम चाहते हैं, किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं, यही है मूल प्रश्न। यही प्रश्न कि अगर जातियां आपस में मुठभेड़ करने लगे, जो भी हो रहा है, कि हम लोगों ने जातियों को जब से मजबूत करना शुरू किया, जब से, इसका मतलब है कि बाबा साहब के विचारों को और गुरु रविदास के विचारों को उलट होने का। यही मैं देखता हूं दिल्ली में चमार जाकर आपस में उन्हें खटपट, मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? आप सामाजिक परिवर्तन करने चले, आधा महीना गायब है, नौजवान गायब हो और आपस में ही जातियों में आप मुठभेड़ कर रहे हैं। इससे कुछ हासिल होने वाला है? ये मुझे बताइए। सोचिए इसमें, टोटल शेड्यूल कास्ट मिल भी जाएगा, इस देश का सारा शेड्यूल कास्ट इकट्ठा हो जाएगा, तब भी 5 सांसद जिताने की औकात नहीं हमारी। ट्राइब जीत सकता है क्योंकि उसका पॉपुलेशन कंसंट्रेशन ज्यादा। देखिए क्या हमारा स्कैटर्ड है, हर गांव में एक मोहल्ला है, टोला है, दक्षिण टोला, जिसको बाबा साहब कहते थे कि हर गांव में एक दक्षिण अफ्रीका है। तो कैसे करा लेंगे? अनरियलिस्टिक ड्रीम्स बाबा साहब नहीं देखते थे। बाबा साहब प्रैग्मेटिज्म में विश्वास करते थे। उनके असली गुरु थे जॉन डेवी, जो अमेरिका में कोलंबिया में उनको पढ़ाते थे। वहीं से उन्होंने व्यवहारवाद, प्रैग्मेटिज्म की फिलॉसफी को सीखा था। वहीं से सीखा। मैं अभी कुछ काम कर रहा हूँ बाबा साहब पे, अभी किताब रीड कर रहा था, उन्हीं के भाषणों का संकलन है अंबेडकर और शिक्षा का सवाल। मैं जहां भी जाता हूं, खास तौर से दलितों की मीटिंग में या पिछड़ों की मीटिंग में, सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल होता है सत्ता। सत्ता कैसे? सवाल तो है ना, सरकार बनाने के लिए 272 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहिए। हवा में कुछ वाला भाषण सुन के, और मैं रियलिस्टिक हूं, सत्ता कैसे मिली? अब मिल भी जाएगी तो चलाएंगे कैसे? चलाने के लिए एक्सपर्ट्स चाहिए ना, बैठे हुए चौहान साहब नहीं चाहिए, एक्सपर्ट्स अटॉर्नी जनरल चाहिए। आप कह रहे हैं बाबा साहब ने कहा है
कि राजनीति बचा हुआ अनाज है, असल काम सोशल कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है। और हमारे लोग क्या समझते हैं, राजनीति का मतलब कि चुनाव में पहले जाना, पहले टिकट के लिए मारामारी करना, टिकट नहीं मिले तो एक दूसरे को हराने की कोशिश करना, अगर चुनाव हार गए तो फिर 5 साल जाके घर में सो जाना। यही राजनीति, लेकिन ये राजनीति नहीं है। पढ़िए, बाबा साहब लिख रहे हैं कि उन्होंने पूरा पॉलिटिकल ट्रेनिंग कॉलेज एस्टैब्लिश करने की योजना बनाई थी, पूरा सिलेबस बनाया था। हाउस में हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव आए उनको इतिहास का, पॉलिटिकल साइंस का, इकोनॉमिक्स का ज्ञान होना चाहिए, उसको अच्छा वक्ता होना चाहिए, अच्छा ओरेटर होना चाहिए। नहीं तो हम लोग सब रिटायरमेंट के बाद थोड़ा तैयारी करते हैं, अब चुनाव भी लग लिया है। चुनाव खाली विधायक बनना और सांसद बनना है तो जाइए ना, 131 सांसद तो बैठे हुए हैं, हजारों विधायक तो बैठे हुए हैं, तो क्या होगा? सब बैठे हुए, सत्ता आ भी गई। और उत्तर प्रदेश देश नहीं है, पहले सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश सिर्फ देश नहीं है। अभी चर्चा चल रही थी 4 बार सरकार बनी, अच्छी बात। 3 बार क्यों नहीं बोलते कि आरएसएस बीजेपी की मदद से वोट बने? ये भी कहना चाहिए, ये भी कहना चाहिए ना कि 3 बार बनी है आरएसएस बीजेपी की मदद से, और 1 बार बनी है हाथी नहीं गणेश या ब्रह्मा विष्णु महेश तब बनी है सरकारी। कहने में क्या शर्म आता? बाबा साहब का शेड्यूल कास्ट मैनिफेस्टो उठा के पढ़िए, पढ़िए, साफ साफ लिखा हुआ है ये आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे प्रतिक्रियावादी संगठनों के साथ हमारा कोई समझौता नहीं होगा। नहीं होगा। और हमारे जितने दलित नेता हैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बाबा साहब का नाम लेते हैं और हिंदू राष्ट्र की पालकी में। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? नाम गिरवाऊं? आपने दिल्ली को दी है दही की रखवाली, कभी असेसमेंट किया है? चौहान साहब की तनख्वाह हुई 3.5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए। मेरी भी है, मेरी पूरा दस्तावेज बाबा साहब को उठा के पढ़िए। उनको नशा नहीं था, अफीम का नशा नहीं था कि हम देश का हुक्मरान बन जाएंगे, ताकत ले लेंगे, सारा देश चला देंगे। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग 1990 टिल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो ज्ञापन मेमोरेंडम डिबेट्स करते रहे कि हम माइनॉरिटी हैं, वी आर माइनॉरिटी इन नेशनल लाइफ, दैट इज व्हाई वी नीड प्रोटेक्शन। क्या बाबा साहब क्या बोले? माइनॉरिटी है, हम अल्पसंख्यक हैं, हमको संविधान से संरक्षण का उपाय चाहिए। और 1934 के घोषणा में शेड्यूल कास्ट को माइनॉरिटी नहीं माना गया, इसलिए नौकरियों में आरक्षण नहीं था। जब संविधान सभा में पूरे डिबेट्स हुए, अभी कास्ट सेंसस होने वाला, कास्ट सेंसस का क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, असेसमेंट होगा बाद में, कौन कौन जातियां जो है एक दूसरे से मुठभेड़ करेंगे, क्योंकि हमारे समाज को शिक्षा रोजगार नहीं थी, हमारे समाज को सत्ता थी। उसके जाति का एक नेता एमएलए एमपी देखना चाहता है, बाकी जो नौकरी से कोट टाई पैंट पहन के बैठा हुआ है उसी को नशा है सत्ता का। सत्ता का मतलब संसद और विधानसभा नहीं होता है, सत्ता का मतलब विभिन्न केंद्र होते हैं, इंटेलेक्चुअल लीडरशिप होता है तो आपका पिछड़ा प्रधानमंत्री, ट्राइबल राष्ट्रपति है, तो लॉ मिनिस्टर, डंडे के ऊपर रहे, कहीं सुनवाई है थाने में, यहाँ होगा सीआईडी का आयुक्त कोई बैठा हुआ रिपोर्ट करेगा जाकर, कहीं सुनवाई है, कहीं एफआईआर दर्ज है? और आप कुछ बोलिए तो 1 मिनट में एफआईआर दर्ज है। रेपिटेडली एक ही बात समझाने की कोशिश करो। 131 सांसद ही है, जनरल में एकाध जीतेगा तो जीतेगा। लिमिटेड इनडायरेक्ट नौकरियां तो लाखों लाख नौकरियां थी, नौकरी की आपने बहस नहीं की। जो जो नौकरी दिया आपको, जो जो घर में पैसा पहुंचाया, मनुस्मृति क्या कहता है कि अछूतों के पास धन नहीं होना चाहिए, उसके बर्तन टूटे हुए बर्तन होने चाहिए,
दिया, एजुकेशन दिया, स्कॉलरशिप दिया, उन सबको आप लोगों ने गालियां दी भर भर। दलाल हो गया, कोई चमचा हो गया, कोई दलाल हो गया। आप किसके चमचे थे? पहला जनरेशन नौकरी किए होंगे, टूटा हुआ घर रहा, जाके पहले बाबूजी का पैंट शर्ट करते होंगे, घर बनाए होंगे पक्के मकान। 1950 से पहले कौन सी जमींदारी थी आप? कौन सा राज्य महाराजा थे? कौन सा बैंकर थे? पूरा दलित मिडिल क्लास का फॉर्मेशन हुआ है फ्रीशिप से, स्कॉलरशिप से और नौकरियों से हुआ है। नौकरियों से हुआ। मेरे हाथ में किताब, ये बाबू जगजीवन राम, ये क्या थे? ये दलाल नहीं, बोलिए ना। मैंने सुना ये पिट्ठू थे। इस समाज को शर्म से डूब जाना चाहिए। जो आदमी 1983 में अम्बेडकर जयंती में जो भाषण दे रहा है मद्रास में, उसके भाषण के कुछ अंश में आपको सुनाना चाहता हूं। एक पैराग्राफ। हम लोगों ने कहा ना, जितने IAS IPS हुए, जितने नौकरी पेशा लोगों ने सब चंदा दी है ना, चंदा दी, और सब क्या हो गया? चमचा। नहीं, हम नौकरी कर रहे हैं किसी लिए? क्रांति करने के लिए। अब मेरे ऊपर गिरफ्तारी होती है, FIR लगता था, मेरे लिए आते हैं मुकदमा, बुद्धबुद्धि वाला भाषण दे देंगे अभी कि चलिए साहब टिकट दिलवाते हैं आपको, 1 करोड़ रुपया लेकर आ जाएगा, 1 करोड़। तो इसलिए समझ गया ना ये रूलिंग क्लास, ये सब पागल हो चुका है, इसको खाली सत्ता चाहिए। तो सत्ता के नशे में डुबा दिया, व्यवस्था करा दी। व्यवस्था की शिक्षा, रोजगार। 5 साल रहिएगा MLA या एक नौकरी मिलती है तो 40 साल नौकरी करता है। अगर 20-22 साल में नौकरी में 40 बरस वो अपना घर में चलाता है, अपने चाचा भतीजा की भी मदद करता है, आपको चंदा भी देता है, वही नौकरी पेशा है ना, वही नौकरी पेशा। तो भाषण में कह रहे हैं तो अम्बेडकर जयंती का प्रोग्राम, मैं यहां भारत के एक ऐसे महान सपूत डॉक्टर अम्बेडकर को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने आया हूं, जो एक सामाजिक क्रांतिकारी थे तथा देश दलित मानवता के महान अगुवा थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश में मौलिक सामाजिक परिवर्तन के लिए कार्य किया। संविधान सभा द्वारा अपने सभी सदस्यों, 300 से ज्यादा मेंबर, अपने सभी सदस्यों की बुद्धि का समन्वय कर सबको कन्विंस कर, उन्होंने लोकसभा, विधानसभाओं तथा सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया। डॉक्टर अम्बेडकर इस सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। दुर्भाग्य से डॉक्टर अम्बेडकर दिसंबर 1956 में दिवंगत हो गए। आरक्षण की संपूर्ण कार्यविधि एवं संरचना बाकी थी। मैंने यथाशक्ति उस संरचना को पूरा करने का प्रयास किया। 1957 में मैंने रेल सेवाओं में पदोन्नति के लिए, प्रमोशन के लिए SC/ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था प्रारंभ करने का आदेश जारी किया। ऑफिस ऑर्डर, कैबिनेट डिसीजन नहीं था। इस पर सवर्ण मुलाजिमों द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय में मुकदमा चलाया गया और वह आदेश निरस्त कर दिया गया। तब यह केस उच्चतम न्यायालय में लाया गया, जहां मैं विजयी रहा। उच्चतम न्यायालय ने मेरे उस आदेश की पुष्टि की। मैं आपको बता दूं, पदोन्नति प्रमोशन में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण मैंने मंत्रिमंडल की सलाह लिए बगैर प्रारंभ किया। यह घटना डॉक्टर अम्बेडकर की मृत्यु के 1 साल बाद हुई। उसके बाद अन्य विभागों की सरकारी नौकरियों की पदोन्नति में अनुसूचित जाति जनजाति के सामान्य आरक्षण का प्रश्न मैंने मंत्रिमंडल के सामने रखा। मैं वहां भी सफल रहा। उसके बाद शिक्षण संस्थाओं और सरकारी प्रतिष्ठानों में
अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण के कई प्रस्ताव विचारार्थ रखा। जितने भी प्रस्ताव हमने रखे उसका विरोध हुआ, फिर भी मुझे सफलता मिली। आज इन सभी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था है और विरोध अपनी जारी है। और राजनीति बहुत गंभीर काम है। राजनीति सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं होता है, एमएलए एमपी बनना नहीं होता है, ये बहुत ही सीरियस काम है। बाबा साहब को तोप लेके नहीं गए थे वहां पे, आर्गुमेंट करने गए थे, आर्गुमेंट से जीता सब। उन्होंने खुद ही कहा कि हमने 3 तरह के आंदोलन चलाए, पृथक निर्वाचन क्षेत्र, विधानमंडलों में आरक्षण और नौकरियों में आरक्षण। इसमें से एक चीज नहीं मिला, क्या? पृथक निर्वाचन मंडल। लेकिन 2 चीज हमें मिला, सरकारी नौकरियों में आरक्षण और विधानमंडल में आरक्षण। उन्हीं का कहना है कि हमें जो मिला वो ठीक है, लेकिन बार बार इसको और अधिक मांग करते रहने की जरूरत है। क्या जरूरत है? मांग करते रहने की, दबाव बनाने की। उनके पूरे ग्रीवांसेस और शेड्यूल कास्ट पढ़ी, स्टेट एंड माइनॉरिटी पढ़ी, सब जगह ये बात कह रहे हैं कि शिक्षा और रोजगार हमारे समाज के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। जिसका मिडिल क्लास नहीं होता है, जिसकी बुर्जुर्जी नहीं होती है, जिसके प्रोफेशनल नहीं हो सकते नहीं होते हैं, वो कभी सत्ता नहीं चला सकता, नहीं चला सकता। क्योंकि व्यवस्था आपके हाथ में नहीं है। आप चीफ मिनिस्टर बनकर बैठे रहिए, व्यवस्था चलाने वाले कोई और लोग हैं, वही लोग आपको ट्रैप में फंसाएंगे और वही जेल में। प्रमाण है ना, लालू प्रसाद यादव और कई नेता डर के मारे घर में बैठे हुए हैं, ईडी या सीबीआई के डर से। कोई रॉकेट साइंस है, सब लोग जानता है। आंदोलन नहीं, कहीं डिमांड नहीं, कहीं मूवमेंट नहीं। अब तो मिला जुला के बाबा साहब ने फोकस रखा था ना, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब। बाबा साहब का परिनिर्वाण तो 56 में हो गया, तो फिर इतने यूनिवर्सिटी कॉलेज आईआईटी मेडिकल कॉलेज सब में आरक्षण कैसे लागू? सरकारी नौकरियों में आरक्षण कैसे लागू? हम कैसे नौकरी में आए? चौहान साहब कैसे नौकरी में? इस नौकरी के लिए, हम दोनों की नौकरी के लिए आपका आंदोलन कहां जिम्मेदार है बताइए? कौन से डिमांड में मेमोरेंडम रखे थे प्राइम मिनिस्टर? मतलब सत्ता मिलेगी तब करेगा, नहीं जब तक जो मिला उसको खत्म होने दो। यही तो कर रहे हैं, सब सामने है ना कि 50 साल में अगर 20 लाख SC ST कर्मचारी का निर्माण हुआ तो कितने अरब रुपए आपके घर में गए? काउंटिंग कीजिए, पहले काउंटिंग कीजिए ना। मैं ONGC में गया था प्रोग्राम, जवाहरलाल नेहरू ने खोला था ONGC ना। उसमें पहले 30,000 कर्मचारी थे, अब घट के आ गए 21,000। उसमें से SC ST के 7,500। हमने कहा कि एक आप ये मेरी मैथमेटिक्स बहुत खराब है, आप में से कोई मैथमेटिशियन होंगे तो जरा कैलकुलेट कर लीजिए। 7,500 लोगों के घर में अगर एवरेज 1 लाख रुपया जा रहा है महीना तनख्वाह एवरेज, किसी का 4 लाख भी होगा, किसी का 75,000 एवरेज में, तो कितने अरब रुपए हम जरा कैलकुलेट कर लीजिए एक साल में। वो सब खत्म हो रहा है, सब खत्म हो रहा है। आप देखना अभी 10 साल ठहरो, मैं चंद्रभान की चाहे राहुल बैठा हूं यहाँ पे, कैलकुलेट कर रहे हैं भाई। यूनिवर्सिटी में कॉन्ट्रैक्चुअल आ गया, हर जगह क्लास 3 क्लास 4 कॉन्ट्रैक्चुअल हो गया। उसमें हमारे लोग सबसे ज्यादा मारे गए। सफाई कर्मचारी देखिए क्या एजेंसी के थ्रू आता है, 12,000 15,000 में काम कर रहा है और अभी लगने से पहले 25,000 घूस देना पड़ता है। तो जो एजेंडा था मनुस्मृति का
कि दलितों के पास धन नहीं होना चाहिए, जेवर नहीं होना चाहिए। आप में से बहुत के बच्चे अभी तैयारी कर रहे हो, वैकेंसी कुछ निकलती है नहीं निकलती है। रेलवे इतना बड़ा एम्प्लॉयर था, बाबू जगजीवन राम ने लाखों नौकरियां रेलवे में लगवाई, लाखों। अब नीचे से खत्म हो गया सब, क्या जी? उसमें कोई चर्चा नहीं, हुक्मरान बनने में तब रेल खरीद लेंगे नहीं तब तक बिकने दो। ये ड्रीम न बाबा साहब का था न बाबू जगजीवन राम का था। धीरे धीरे कुछ था ही नहीं, दलितों के पास कोई बैंक थे, बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ तो उसका लाभ आपको नहीं मिला। जनरल मैनेजर बन रहे हैं बैंक में, लोन पे फ्लैट ले रहे हैं, लग्जरी गाड़ी खरीद रहे हैं। नेताओं पे दबाव डालिए। आप में से कोई डॉक्टर होंगे, कितना मेडिकल कॉलेज में फीस दिए थे जरा बताइए। मैं लखनऊ में गया था, पूछा काफी से कितना स्कॉलरशिप मिलता था स्टाइल पर, बोला 12 रुपया महीना 60s में। आज मिल रहा है फॉरेन स्कॉलरशिप, बाबा साहब ने तो भेजे थे, वो भी योजना के तहत लोगों को भेजे थे टेक्नोलॉजी सीखने के लिए, सब सीखने के लिए। बाबा साहब मैनिफेस्टो तैयार करते थे। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का ये मैनिफेस्टो हमारा घोषणा पत्र है, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का एक घोषणा पत्र है। कोई मैनिफेस्टो आजकल हमारे नेता लोग निकालता है। सबसे बड़ी जो लड़ाई हम लड़ रहे थे कि रोस्टर के आंदोलन हमने चला था विश्वविद्यालय में, आपको याद हो 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर दे दिया था कि आपके बच्चे जो है ना कभी जिंदगी में प्रोफेसर नहीं बनते, सड़क पर लड़ना पड़ा, तब जाके 200 पॉइंट रोस्टर आया। लेकिन समाज में हलचल नहीं, क्योंकि सब नौकरी पेशा मिडिल क्लास जैसे चल रहा है, तो मेरा तो घर बना ही हुआ है ना, यही ना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कोई खर्चा नहीं, बोले जरा स्पॉन्सर कीजिए, किताब रिसर्च करना है। तो जिस समाज का पूरा ध्यान सिर्फ पॉलिटिक्स में केंद्रित है, अगर आपसे हम अभी पूछे कि आपको 1 लाख महीने की नौकरी दे रहे हैं, अब विधानसभा का टिकट देना है, 2 में से क्या लीजिए? नौकरी नहीं मांगा है कोई, बोला विधानसभा का टिकट दीजिए। अब पंडित से पूछेंगे कि 1 लाख का नौकरी दे रहे हैं और विधानसभा का टिकट दे रहे हैं, क्या लीजिएगा? आप लोग नौकरी दे दीजिए, टिकट तो बाद में लीजिए। आंदोलन करना पड़ेगा भाई, कोई इसके पीछे सारा यूनिवर्सिटी इतना महंगा होते जा रहा है, सब कुछ आप बच्चे पढ़ नहीं सकते। एक सेमेस्टर का 35-40 हजार रुपया फीस आ रहा है कॉलेजेस में। एक आम आदमी का बच्चा पढ़ सकता है क्या? प्राइवेट यूनिवर्सिटी में तो इतने महंगे मैं नहीं पढ़ा सकता, आप छोड़ दीजिए। पब्लिक सेक्टर यूनिट जब बचेंगे, सार्वजनिक संस्थान जब बचेंगे, क्यों विश्वविद्यालय कॉलेज बर्बाद किया जा रहा है? बोला यही लोग इसी में से पढ़ गए, यही लोग हल्ला कर रहा है, रतनलाल जैसे लोग पीढ़ी में पढ़ा है, हंगामा बचाए हुए, खत्म ही कर दो। हजारों हजार स्कूल बंद हो रहे हैं, कोई नेता आंदोलन किया? पॉलिटिक्स करना है, सत्ता लेना है। कोई आंदोलन हुआ? इलेक्शन खाली के दिन पॉलिटिक्स होता है कि 5 साल होता है पॉलिटिक्स। जो मैं कह रहा हूं, इट इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, दिस इज माय पॉलिटिकल स्टेटमेंट। एवरी डे IT इज आल्सो पॉलिटिक्स, addressing people, the masses is also part of politics. समझौते करने होते हैं जीवन में। कॉमन मिनिमम एजेंडा पर बाबा साहब ने भी सोशलिस्ट पार्टी के साथ समझौता किया 1951-52 का चुनाव। जात जात आपस में मुठभेड़ कर, एक दूसरे के साथ बैठ नहीं सकते। 10 लोग मिलकर चले हम सरकार बनाने, सत्ता लेने। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार मैं देखा हूँ, एक जाति अभी तो क्या आया था, अभी रिजर्वेशन का बंटवारा वाला वर्गीकरण, उस पर एकदम लग रहा था सोशल मीडिया पे युद्ध ही चल रहा है। नौकरी है नहीं, विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए जेब में पैसा नहीं, नौकरी खत्म हो रही, इसके लिए कोई आंदोलन है? तो बाबा साहब ने संविधान में आरक्षण दे दिया था तो हमको मिला, उसके बाद किसी का कोई काम नहीं, वो लिख दिया, लागू हो गया।
संविधान को अभी भी तक खत्म क्यों हो रहा है? बताओ ना। क्या बाबा साहब ने कहा था संविधान सभा? ये कहा था कि कोई भी संविधान अच्छा या बुरा नहीं होता, इस संविधान को लागू करने वाले लोग कैसे हैं उसकी प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। अगर इंसान अच्छा है और संविधान खराब है तो संविधान अच्छा साबित होगा। अगर इंसान खराब है और संविधान अच्छा है तो संविधान खराब होगा। तो 56 से लेके और मान लो राजीव गांधी के पीरियड में उसमें कोई काम नहीं हुआ, सब मनुवादी था, सब चमचा था, सब दलाल था, सब पिट्ठू था, और आप ही एक बने हुए थे हीरा जवाहर। नहीं, पूरा जो पब्लिक सेक्टर का निर्माण हुआ, भाई हम तो एक जगह बोल रहे थे, बोले इमरजेंसी बढ़िया था, 5 साल लगाना चाहिए था, दलितों को कोई नुकसान नहीं था, पट्टे पे जमीन मिल रहे थे, फ्री से मिला था, बुला बुला के IIT में एडमिशन हो रहा था, कोई डर के मारे पीट नहीं रहा। यहाँ दिल्ली में पूछ लीजिए, यहाँ बैठे हो जमीन मिला है कि नहीं मिला है, उत्तर प्रदेश में मिला है कि नहीं मिला, पूछ लीजिए। अगर हम झूठ कह रहे हो तो बोलिए। अब उसी में कोठी आपकी बनी हुई, कुछ नहीं हुआ। तो RSS कहता है कुछ नहीं हुआ, आप कैसे कर सकते हैं कुछ नहीं हुआ, हम कैसे कर सकते हैं कुछ नहीं हुआ। जो एक मिडिल क्लास बना उसी ने ना सभी संगठनों को पैसा दिया। किसने दिया? कोई उद्योग था हमारे पास, बताइए? कोई स्टॉक एक्सचेंज में हमारा था, कोई जमींदारी थी, कोई रजवाड़े थे, प्रीवी वर्ष खत्म हुआ तो आपको क्या नुकसान था? तो राजा महाराजा को करोड़ों रुपया फोकट का मिल रहा, तो वो इंदिरा गांधी ने खत्म किया। इतने सारे यूनिवर्सिटी खुले, कॉलेज खुले, तो उससे आपको क्या नुकसान हुआ? तो नहीं, एक सांस में सारे जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी सब एक ही कैटेगरी नहीं। जरा सोचो, नेहरू कहां? लंदन में पढ़ा हुआ आदमी, कैम्ब्रिज का, एक सोशलिस्ट डेमोक्रेट लेखक, वो तो मॉडर्न इंडिया बनाना चाहता था ना आदमी, कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता था। ये बताइए मुझे, आखिर अम्बेडकर नेहरू दोनों के पुतले RSS के लोगों को फूके कि नहीं फूके? उनके खिलाफ लेख लिखे कि नहीं? तो ऐसा हमारा नेता सब प्रोजेक्शन किया जैसे बाबू जगजीवन राम, अम्बेडकर, नेहरू सब कैबिनेट में जाके मारपीट करते नहीं, एक दूसरे को गाली देते। जब बाबू जगजीवन राम पहले मिनिस्टर बने तो डॉक्टर अम्बेडकर ने बधाई दी उनको, उनमें कभी झगड़ा नहीं था। नेहरू से मतभेद थे लेकिन सैद्धांतिक फंडामेंटल मतभेद थे, लेकिन दोनों एक ही मॉडर्न इंडिया बनाना, एक सेकुलर इंडिया बनाना चाहते थे, जिसमें सभी जाति, सभी धर्म के लोग समानता के आधार पर रहे। डिफरेंस तो होंगे, हमारे आपके ओपिनियन में भी डिफरेंस होंगे। और वही अटल बिहारी वाजपेयी है तो सबसे पहले क्या काम किए? बोले ये सब बहुत नौकरी कर रहा है, पेंशन ले रहा है ना, पहले डिसइन्वेस्टमेंट मंत्रालय बनाओ, बेचो, अब पेंशन खत्म करो। पेंशन कितनी बड़ी राहत है पता? ये सब पेंशन डिस्कशन नहीं होगा, शिक्षा डिस्कशन नहीं होगा, नौकरी डिस्कशन नहीं होगा, सबको गाली देते रहना है। अरे जो पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बाबा साहब ने खोला, चाहे सिद्धार्थ कॉलेज और मिलिंद कॉलेज खोला, तो उसमें तो ज्यादातर सवाल बच्चे पढ़ते थे, शेड्यूल कास्ट में बच्चे ही नहीं थे उस समय। उनके प्रिंसिपल, उनके प्रोफेसर भी सवर्ण थे, और उनको जो चंदा दिया, गोलमेज सम्मेलन में गए थे तो कितना 1300 कुछ पाउंड लोगों ने राजे रजवाड़े नवाबों से चंदा लिया कि हमको वैश्विक हितकारी सभा के लिए काम करना है, अस्पृश्य बालकों के लिए हमें हॉस्टल खोलना है। हैदराबाद के निजाम से 54 एकड़ जमीन लिया मिलिंद कॉलेज, 12 लाख रुपए इंटरेस्ट फ्री लोन दिया, 5 साल बाद चुकाना था, पता नहीं 5 साल बाद परिनिर्वाणी हो गया तो पैसा नहीं लौटा होगा। भारत सरकार से 6 लाख रुपए सरदार जोगिंदर सिंह मिनिस्टर, उनसे सिद्धार्थ कॉलेज के लिए लोन लिया, और वो लोन चुक नहीं पाए। वो सुना, मैंने बात की थी अभी, विजय सोडवड़े साहब हैं, वो बाबा साहब में बहुत काम करते हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि उस लोन का हुआ क्या? तो उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बनी उन्होंने राइट ऑफ कर दिया, खत्म।
किताब बाबा साहब राइटिंग स्पीचेस है ना, बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया, ये नहीं दिया, उसने किताब में ना है बाबा साहब यार, उन्हीं किताब छापी भारत सरकार महाराष्ट्र सरकार ने। हमने कभी थैंक यू बोला? किसी को थैंक यू नहीं बोलते हम, किसी को, सब दुश्मन है, सब मनवादी है, सब दलाल है, सब पिट्टू है, यही समझ है। जरा गौर से सोचिए, 400 रुपया साल का फीस देकर हम पढ़ा रहे हैं, 28 साल से पढ़ा रहे हैं। मुझे क्या है, हम घर में आराम से रहते, तो मेरे ऊपर केस नहीं होता, मेरा प्रमोशन नहीं रुकता, हम भी विदेश घूमते रहते, क्या दिक्कत? तो किसके लिए इतना सब पंगा ले रहे हैं? आंख के सामने ये सब बर्बाद हो रहा है, और 10 साल के अंदर आप लोग जैसे रिटायर करेंगे, ये मिडिल क्लास, दलित मिडिल क्लास खत्म, कैशलेस दलित मिडिल क्लास बन जाएगा, पैसे नहीं देगा। फिर गाँव में एकदम नेचर के पास रहिए, थोड़ा सा शुगर फैट वैट बढ़ गया, सब खेत में काम करके ठीक हो जाए। नौकरी से जो है ना, नौकरी और पेंशन से इतना ऊर्जा आ रहा है, वही खत्म हो गया ना, खेल खत्म। बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं, बिजनेस करना नहीं, खाली सबको नेतागिरी करना, पत्रकार बनना नहीं है, बढ़िया वकील बनना नहीं है, सीए बनना नहीं है, ठेकेदारी लेना नहीं है, ठेका नहीं लेना, खाली नौकरी और पॉलिटिक्स। तो नौकरी खत्म, बाबा साहब जो बोले थे उसके उलट काम हो गया। राजनीतिक आरक्षण जारी रहे, लेकिन जो असली आरक्षण है एजुकेशन और नौकरी का, वो आरक्षण खत्म हो जाएगा। इसलिए पूरा समाज का जो है ना स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन। हमारी वेदना ये कि आने वाली पीढ़ी, हम 10 साल इतिहास पढ़ाते हैं ना, तो जितना पीछे देखते उतना आगे भी देखते नहीं आ रही, कहाँ आ रही बताओ। 89 में मुझे याद है, मैं स्टूडेंट था उस समय, स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव निकला था कि नहीं निकला था? आप में से बैठे हुए बहुत सारे लोग 3 नौकरी छोड़ के वो कर रहे हैं, वो नौकरी छोड़ के वो कर रहे हैं, था कि नहीं था? है? अब संविधान को रखा हुआ है, कुछ दिन में जाकर दीवार पर टांग दीजिएगा संविधान, आरक्षण, सब कुछ बोला हुआ करता था। उसके प्रावधान धीरे धीरे इररिलेवेंट कर दिए जाएंगे, क्यों ना? बाबा साहब ने कहा है ना कि भाई कानून के नजर में समानता एक बात है, प्रशासन की नजर में समानता दूसरी बात। कानून में तो सब सिटीजन है, लेकिन थाने में सब बराबर है कि नहीं बराबर है? डीएम के सामने सब बराबर है कि नहीं बराबर है, एक बात। सेक्रेटरी के सामने बराबर है कि नहीं, दूसरी बात। बस आपको खाली संवैधानिक प्रावधान को लागू नहीं करना है, खेल खत्म हो गया, खत्म। तो आपको क्या लग रहा है, किसी दिन घोषणा होगी ये हिंदू राष्ट्र है और आज से नहीं, वो ऑलरेडी चल रहा है। मनरेगा की जगह जीराम जी आ गया, हमारे दलित नेता है, कहीं से कोई रिएक्शन आया? गांधी के बड़े कृतिक थे बाबा साहब, लेकिन दोनों एक पॉइंट पे मिलते थे, ऐसा नहीं, एक पॉइंट पर मिलते थे। पूना पैक्ट होने के बाद 10 साल तक पूना पैक्ट का सेलिब्रेशन किया बाबा साहब ने, जाकर राइटिंग स्पीच दे दी जो उसी में, चलो कुछ अब सांस ले सकते हैं। स्कूल शिक्षा, यूनिवर्सिटी शिक्षा, 2 बड़े कॉलेज खोले, सोसाइटी खोला, हमारे नेता कॉलेज यूनिवर्सिटी, तो साहब टाई सूट पहने हुए, ये नौकरी से ही बने, बच्चे पढ़ा भी रहे हैं। मैं ही बेटा को विदेश में पढ़ा रहा हूँ, बेटी को ही भेजूंगा, वो नौकरी से। एक प्रदेश में लाखों लाख नौकरियां, उसमें 10 लाख नौकरी होगी तो हमें भी तो 1.5 लाख मिलेगा, लेकिन ये हमारे डिबेट में नहीं है, दुर्भाग्य है। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ, अपनी बात खत्म करता हूँ। सर ये तो प्रॉब्लम से बता दिया आपने, सॉल्यूशन क्या है उसका भी तो बताइए थोड़ा बहुत। ऐसा है ना, सॉल्यूशन सब हम ही बता देंगे तो दिमाग में जोर नहीं डालेंगे ना। तो सॉल्यूशन बताइए ना, उसमें क्या बात है? प्रॉब्लम तो आपने गिना दी सारी के सारी। देखिए ना, गिना दिया तो उसका समाधान भी आप ही ढूंढेंगे। तो बताइए ना, रास्ता तो बताइए ना, ढूंढेंगे तो हम सब लोग। एक मिनट बैठो ना भाई,
नौकरियां खत्म क्यों हो रही है? ये है सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है। वोट के दिन खाली मत आओ, रोड जाम करेगा कौन, सड़क पे धरना करेगा कौन, रामलीला ग्राउंड कौन भरेगा? हम भरेंगे, ये मेरा काम है। जाओ लड़ो रोड पे, ऐसे मिलते अधिकार। बाबा साहब आंदोलन करते थे, श्रमिकों का आंदोलन, किसानों का आंदोलन, अछूतों का आंदोलन। हमने अगर रोस्टर की लड़ाई जीती तो आंदोलन से जीती। भारत बंद जाके सोशल मीडिया पे टाइप करिए 5 मार्च 2019 टाइप कीजिए। किसानों ने अपनी जीती तो वहां सड़क पर लड़ के जीती उससे। एसी में रहना बुरी बात नहीं है, खून के और विचारों के उबाल में ठंडा ही आ जाना बुरी बात है। नेता समझता है कि सोशल एक्टिविस्ट लड़ाई लड़े, वो जागरूक करे समाज को, और हम इलेक्शन के दिन आके फसल काटें। नेता भी बर्बाद होंगे क्योंकि सब सीबीआई ईडी के जाल में फंसा हुआ। इसीलिए नहीं लड़ रहा आपका नेता, और नहीं लड़ रहा तो नया नेता बनाइए। नेता खाली चुनावी नेता नहीं, आंदोलनकारी नेता बनाइए। यह है सॉल्यूशन। अधिकार और सम्मान भीख में नहीं मिलते हैं कभी, उसके लिए लड़ना पड़ता है। पीढ़ी का मिल गया इसीलिए उसका इंपॉर्टेंस नहीं, अगर बाबा साहब नहीं होता कुछ नहीं मिलता। वो आर्गुमेंट किए, संविधान सभा में बहस किए, कन्विंस किए लोगों को, भाई ऐतिहासिक रूप से ये दबाए हुए लोग हैं, इनको प्रोटेक्शन चाहिए, तब जाके मिला है। आप में से कौन लड़ा है नॉर्थ इंडिया से? बाबू जगजीवन ने उसको लागू करवाया तो उसको भी गाली, उसको भी गाली। आपने कौन सी यूनिवर्सिटी खोली ये बताइए जरा सा, कौन से आपने स्कूल खोले? अम्बेडकर नवोदय विद्यालय 10 खोल दिए रहते। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, कौन से बच्चों को विदेश पढ़ाने के लिए आपने फंडिंग की? ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज के लिए कितने स्कॉलरशिप दिए? ये नहीं काम। ये बताओ ना, असली लड़ाई तो विचारों और बुद्धि की लड़ाई है ना। आप इतने महाराष्ट्र गवर्नमेंट जब भेज सकती है 75 बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए, तो बाकी सरकारें क्यों नहीं भेज सकती? इसके लिए मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र है, कोई डिमांड है, कोई आंदोलन है। सॉल्यूशन रेडी में है, किटकैट है, ब्रेक है, किटकैट नहीं होता है ना कि 2 मिनट्स मैगी, ऐसे थोड़ी सॉल्यूशन। समाज लंबी लंबी लड़ाइयां लड़नी पड़ती है। बाबा साहब जो प्रोविजन करके गए 1919 से लगे हुए थे, इसका एक दिन में थोड़े हुआ। 1919 से लगे जाके 50 में जब संविधान बना तब उसमें लागू हुआ। कितने बरस हुए? 31 वर्ष का संघर्ष है। और अपने लिए नहीं, वो तो कर्जदार, जब परिनिर्वाण हुआ तो कर्जदार थे। वो लोगों से चंदा मांगते थे, संस्थाएं खोलने के लिए, अखबार निकालने के लिए, स्कूल खोलने के लिए, हॉस्टल खोलने के लिए चंदा मांग मांग के खोलते थे। और हमारे नेता कहते हैं आए हो मिले पहले पैकेट रखो। ये है पूरा कल्चर का ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव। संघर्ष नहीं करेंगे, बिना संघर्ष से कुछ नहीं, खत्म हो जाएगा, चढ़ जाओ। और जो नौकरी भी कर रहे हैं, चौहान साहब बैठे हुए हैं, साहब इधर बैठे हुए हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ, नौकरी मिलना आसान है। और आप सब में से जितने लोगों ने नौकरी की है, आप मुझे ये बता दो, आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ क्या आप रिटायर हो गए? जाने के बाद भी लड़ना पड़ता है वहां पे हर दिन, नहीं तो सरेंडर करके रहो। ये है, समझौता करना होता है, दबाता है वहां भी। सेक्रेटरी है तो ऊपर कैबिनेट सेक्रेटरी दबाता है। हम जानते हैं बहुत सारे IAS IPS सब हो जाते हैं। कोई हिम्मत से काम कर लेगा, स्वाभिमान के साथ अड़ के तुरंत स्टंटिंग में डालो इसको। ये हाल है। तो मेरा यही कहना है कि भाई असली नेतृत्व जो है ना, वो विद्या से आता है। कबीर, रविदास, फूले, बाबा साहब, सबके फिलॉसफी को जोड़ी। सब में एक कॉमन चीज है, चाहे बुद्धा, वो चीज है ज्ञान। अपदीपो भव, अपना दीपक स्वयं। उसको बाबा साहब ने भी स्वीकार किया, इसलिए बुद्धिज्म में भी चेंज किया उन्होंने अपने समय के हिसाब।
यहाँ हमारे राजनीति में आजकल भक्ति काल है, भगत बन के रहो, बुद्धि का इस्तेमाल मत करो। इसीलिए ये हाल है। बाबा साहब भक्ति के खिलाफ थे कि व्यक्ति कितना से कितना महान हो, उसका रेस्पेक्ट जरूर की, लेकिन भक्ति नहीं की। भक्ति आदमी को अंधा बना लाइक। बाबा साहब कुछ बात 50 में 40 में बोले हो, तो 50-60 में कुछ रिसर्च हुआ ना, 50-60 साल में हो सकता है उसमें कुछ ऐड भी हो, कुछ हटे भी, कुछ विचार प्रासंगिक होंगे, कुछ नहीं होंगे। ये बात है ना। तो इसलिए भाई साहब, अगर विश्वविद्यालय जो ज्ञान विज्ञान के सृजन के केंद्र है, आप नेता रहे हैं विश्वविद्यालय में, समझ गए ना। तो जो 50-60 साल में जो मिला था ना, 10 साल में उसकी हालत जो है ना पंक्चर करके रख दिया है ना, इररिलेवेंट बना दिया है। एजुकेशन महंगा कर दो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी मशरूमी होने दो, सरकारी विश्वविद्यालय कितने बना जा रहा है सरकार से पूछिए तो। इसलिए मैंने किसी एक जाति को नहीं कहा, सब कुछ का लाभ ले रहे वो। मैं इसलिए नहीं कहा, पहले मैंने कहा तो सुना नहीं। एक जाति के लिए आरक्षण नहीं था, सबको मिलकर एक साझा योजना कार्यक्रम बनाना पड़ेगा। सब घेटवाए लोग एक जाति का कटिंग का इधर कर लो, चुनाव का इधर कर लो, झारखंड का उधर कर लो, वाल्मीकि का समस्या निकल जाए। और वही हो रहा है, उसमें से एक नेता को आता है 5 लाख रुपया पड़ रहा है, विधानसभा का टिकट दे दिया, मुझे नहीं चाहिए टिकट। अगर मुझे कहा ऊपर कि 1 लाख नौकरियां देना है और 2 विश्वविद्यालय खोलना है, आपको कैबिनेट मिनिस्टर बनाना है, दोनों में से कौन चुनना है? मैं 2 विश्वविद्यालय खोलो, 1 लाख नौकरी। समझ गए भाई? 1 लाख नौकरी तो 2 विश्वविद्यालय को। ये नहीं है डेटा। सबको लाल बत्ती में बैठ के 5 साल मंत्री रहेंगे तो ब्लैक में कुछ पैसा कमाने का शौक। अब मुझे पता है कि वाला जो है ना और आईवी वाला सबका पता कर लेता कितने पैसे कौन से पाए, सब मेरे दोस्त समय बता रहे कौन से डिग्री में कितना पैसा लेता है, सब पता करके रखता है। जब समय आता है लाख कर लेता है। चलो यहाँ पे सिटी 2 सीएम को उठा के जेल में बंद कर दिया, नहीं देखा कुछ मिला? यह उठा के बंद कर देंगे, बाद में तारीख पे तारीख लेते हो। तो यही जो बाबा साहब का जो मेन मिशन था, शिक्षा और रोजगार हमारे समाज के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। आप जाके नहीं तो आप ग्रीवांसेस ऑफ शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति की शिकायतें और राज्य और अल्पसंख्यक स्टेट माइनॉरिटी दोनों दस्तावेज कर लीजिए, उसमें मिल जाएगा। हर भाषण में ये चलिए, बहुत समय लिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
20 क्लास तक की जो पोस्टें थी वो खूब भरी गई और 89 में वही आरक्षण वहीं तक भरा गया। जो गरीब पोस्ट इस देश के अंदर थी, लोग कहते थे नॉट अवेलेबल, आज नॉट सुटेबल। जो यहाँ पर इस देश में बैठी हुई हाई क्लास के जो लोग हैं, जो पॉलिसी मेकर है, पॉलिसी कौन बनाती है? सरकार बनाती है। हमारे महापुरुष चाहे वो रविदास जी भी हो, जिन्होंने कहा था चाहूं राज में मिले सब कौन, उन्होंने राज की क्यों उम्मीद की कि राज ऐसा होना चाहिए, राजा ऐसा होना चाहिए जो सभी के हितों की बात करे। आज और जो दूसरों ने कहा कि सत्ता सब चाबियों सब किताबों की चाबी है। देखिए बॉम्बे में महाराष्ट्र विश्वविद्यालय को बदलने के लिए बाबा साहब का नाम रखने के लिए 150 लोग मरे थे, नाम चेंज नहीं हुआ। आंदोलन ही वो चीज है। आंदोलन जब चलता है, सरकार की आंखें जब खुलती हैं, जब सारा समूह उतरे, जैसे श्रीलंका उतरा राष्ट्रपति के हम इतने टुकड़ों में विभक्त है, इतने टुकड़ों में बटे हुए हैं कि हम कहां तक उस आंदोलन को खड़ा कर सकेंगे। जब इस देश के अंदर संविधान सभा और संविधान परिषद बनने की बात आई तो बाबा साहब को किसने हराने का काम किया था? सरदार पटेल ने कहा था कि मैंने खिड़की दरवाजे ही नहीं, इसके रोशनदान तक बंद कर दिए हैं और बॉम्बे में बाबा साहब को हराने का काम किया। तो साथियों, दूध का धुला हमारे लिए कोई नहीं है। जो भी इस देश के अंदर जिन्होंने भी सत्ता संभाली, वो हमारे लिए उन्होंने बाबा साहब के संविधान में प्रदत्त जो अधिकार थे उनसे भी कम देने का काम किया। 93 का सर्वे है बैंक ऑफ इंडिया का, उसमें केवल जो 4 क्लास की पोस्टें हैं वो भी 19% भरी गई थी। 93 की सर्वे की बात करना, चलिए बैंक ऑफ 1989 में। लेकिन जितने भी हमारे IAS थे या ऊपर की क्लास थे यहाँ पर ये नहीं भरे थे, आज भी नहीं, आज 3% नहीं है अभी भी। क्या कारण है? तो मैं उस राजनीतिक बातों पर नहीं जाऊंगा और बहुत सारे पॉइंट्स हैं। साथियों, जो मान्यवर की बात है बिल्कुल सही है कि हमें आंदोलन के रास्ते पर भी उतरना पड़ेगा और आंदोलन के रास्ते पर अपने सभी राजनीतिक, सामाजिक और जो अन्य तरह के हम सब शेड्यूल कास्ट लोग हैं, SC/ST के लोग हैं और SC/ST के लोगों को केवल और केवल अपने संविधान को बचाने के लिए, संविधान बचेगा तो हमारे अधिकार अपने आप बचते चले जाएंगे। तो हमें संविधान की रक्षा ऐसे करनी है जैसे हमें अपने छोटे बच्चे की करनी होती है और उसको बड़ा करके उम्मीद रखते हैं कि बड़ा होकर करेगा और हमारा संविधान चल रहा है। इसी के साथ मैं अपने मुख्य अतिथि जो डॉक्टर GS चौहान जी